बिहारी का काव्य। अब हम पढ़ेंगे इकाई 10, बिहारी का जीवन परिचय। इसको हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि जीवन परिचय लिखने के लिए नहीं आता है। युगीन परिवेश अर्थात उस युग में क्या वातावरण था, क्या परिवेश था, कैसा समाज था। देखो बेटा, ये बिहारी जी जो हैं ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। सबसे पहले तो ये जान लो, रीतिकाल मैंने पहली वीडियो में बताया भी था। इससे पहले जो रीतिकाल के ऊपर वीडियो है उसमें बताया था कि रीतिकाल को 3 भागों में बांटा जाता है। रीतिकाल के साहित्य को 3 भागों में बांटा जाता है। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि रीति का अर्थ क्या होता है। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध वो कवि हैं जो रीति में बंधकर, यानी कि जो संस्कृत काव्य परंपरा चली आ रही थी, संस्कृत में जो काव्य लिखे जाते थे उनकी एक परंपरा थी कि हर एक रचना में अलंकार होने चाहिए, छंद होने चाहिए, वो गाने योग्य होनी चाहिए, और भी बहुत सारे नियम थे। तो उस रीति में बंधकर जो रचनाएं लिखी गई वो थी रीति सिद्ध रचनाएं। और रीति सिद्ध कवि वो थे जिन्होंने उन परंपराओं में बंधकर, उन नियमों में बंधकर रचनाएं की, अपना साहित्य रचा, उनको रीति सिद्ध साहित्य कहते हैं। रीति मुक्त, देखिए रीति मुक्त जैसा कि स्पष्ट है, मुक्त का मतलब है फ्री होना। तो इन रीति से, यानी कि इन नियमों से जो बंध कर रचनाएं जिन्होंने नहीं की, जिन कवियों ने नहीं की, उनको रीति मुक्त कवि कहा जाता है। अब आते हैं हम रीतिबद्ध पर, जो हमारी यूनिट है। रीतिबद्ध, बिहारी जी जो हैं रीतिबद्ध कवि हैं। देखो, इन्होंने ये तो नहीं सोचा कि मैं जो है सारे नियम, जो संस्कृत के जो नियम चले आ रहे थे वो मैं अपनी रचना में डालूं। लेकिन जब ये रचना करते थे तो इनके जो है एक दिमाग में रहता था ये बात कि मुझे जो है उनके अनुसार अपनी रचना करनी है। मैं वो भी डाल दूं अपने भावों के साथ साथ। अगर मैं उन नियमों का भी पालन करूं तो ज़्यादा बेटर होगा, वो नियम भी डालूं तो। देखो फ़र्क क्या है रीतिबद्ध में और रीति सिद्ध में। जो रीति सिद्ध कवि हैं ना, वो तो पहले रखते हैं नियम को सामने कि भाई ये है नियम, या ये है परंपरा, या ये है रीति, और अब हम लिखेंगे साहित्य। अब हम अपनी बात जो है, अब हम अपनी साहित्य लिखेंगे। तो पहले इनके लिए जो है पहले नंबर पर नियम या रीति है, दूसरे नंबर पर साहित्य है। अब जो रीतिबद्ध कवि हैं, ये मैं रब कर रही हूँ, रीतिबद्ध जो कवि हैं उनके लिए नियम बाद में हैं, अपने मन की अभिव्यक्ति जो वो कहना चाह रहे हैं वो पहले नंबर पर है। तो महत्वपूर्ण इनके लिए क्या है, क्या महत्व है इनके लिए? रीतिबद्ध के लिए क्या महत्व है? पहले अपने मन की अभिव्यक्ति, यानी पहले विषय होना चाहिए। उसके बाद अगर नियम बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो अपनी अभिव्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आते हैं रीति मुक्त पर, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट जो कवि है ये घनानंद जी, वो रीति मुक्त कवि हैं। और पहली एक जो यूनिट है मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, वो घनानंद के काव्य सौंदर्य पर ही है। तो वो यूनिट मैं आपको नहीं कराऊंगी, क्योंकि वो घनानंद वाली आप यूनिट देख लेना, उसमें ये कवर हो जाएगा। तो रीति मुक्त कौन से हैं? जो नियमों से परे हैं, जो नियम से परे हैं, जो नियम में नहीं बंधे। इनके काव्य में जो भी विषय है, जैसे प्रेम का विषय है, घनानंद का प्रेम का विषय है, तो प्रेम उनका जो है अपना निज प्रेम है, वो अपना स्वयं का प्रेम है, निज प्रेम, यानी कि खुद इन्होंने प्रेम की अभिव्यक्ति अपने जीवन में की और उसी को काव्य में अभिव्यक्त किया है। जबकि जो बिहारी जी हैं वो किसी राजा के दरबार में राज दरबारी कवि थे। देखिए, राजा के दरबार में तो घनानंद भी थे, ठीक है, घनानंद भी थे, लेकिन घनानंद के काव्य में निजता की जो बात आती है वो कैसे आती है कि घनानंद के जिस दरबार में थे ये, वहाँ एक जो है नर्तकी थी, उससे इनको प्रेम हो गया था, और इसीलिए इनके काव्य में, इनके प्रेम में निजता की भावना आती है,
स्वत्व की भावना आती है। स्वत्व यानी अपना भोगा हुआ स्वयं का यथार्थ स्वत्व की भावना आती है। जब बिहारी जो हैं वो किसी राजा के राज दरबार में कवि थे। बेटा देखो, रीति काल वह समय था जब कवियों के लिए कमाई का साधन केवल राज दरबार ही था। वो राज दरबार में रखे जाते थे, कवियों को राज दरबार में रखा जाता था। वो राजा की प्रशंसा में अपने लेखनी चलाते थे, अपनी कलम चलाते थे और जो है उनसे पुरस्कार पाते थे, अशर्फियाँ पाते थे। ये वो समय है। तो बिहारी जी भी जो है एक राजा के दरबार में राजकवि थे। तो आगे देखते हैं बेटा इनका साहित्य। ये तो हो गया इनका आसपास का युगीन परिवेश। युगीन परिवेश यानी कि उस युग में कैसा परिवेश था, कैसा एनवायरनमेंट था। आगे चलते हैं। अच्छा, जो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है बिहारी सतसई। पूरा नाम है, बिहारी जी ने बिहारी सतसई नाम की रचना लिखी। इसमें जो है 713 दोहे हैं और इनका जो मेन जो विषय है वो है श्रृंगार वर्णन। अभी पहली वीडियो में मैंने बताया था कि श्रृंगार को 2 भागों में बांटा गया है, संयोग में और वियोग में। संयोग जब जो है प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं, जुलते हैं, उनके बीच में एक मधुर संबंध रहता है। और वियोग जब वो बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से या दूर होते हैं। तो श्रृंगार के दोनों ही रूपों का वर्णन हमें बिहारी के काव्य में देखने को मिलता है। देखिए सिलेबस में क्यों लगाया गया है, बिहारी आपके सिलेबस में क्यों लगाया गया है। बिहारी जो है साहित्य में गागर में सागर भरने वाले कवि कहे जाते हैं। गागर में सागर, गागर क्या होता है? गागर होता है एक मटका या मटकी, यानी मटकी में ही सागर भरना, यानी कम शब्दों में अधिक बात कहना। कम शब्द में ही अधिक बात कहना, ये मतलब होता है गागर में सागर का। तो पूरे हिंदी साहित्य में रीति काल के अंतर्गत बिहारी ऐसे कवि के रूप में सामने आते हैं जो गागर में सागर भरने वाले कवि हैं। अर्थात छोटी सी बड़ी सी बात को जो है थोड़े से ही शब्दों में बोल देते हैं। और इनका जो रचना का नाम है वो है बिहारी सतसई। देखिए बिहारी की कविता में श्रृंगार, सौंदर्य, प्रेम, जहाँ पर सौंदर्य होता है यानी कि किसका सौंदर्य? नायिका का सौंदर्य, नायक का भी सौंदर्य है। तो इनके जो नायक नायिका हैं वो राधा और कृष्ण हैं। राधा कृष्ण है नायक नायिका इनके। राधा कृष्ण को इन्होंने जो है आलंबन बनाकर, राधा कृष्ण का सहारा लेकर इन्होंने श्रृंगार का वर्णन किया है, सौंदर्य का वर्णन किया है, प्रेम का वर्णन किया है। अब आगे देखो संयोग की वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार क्या होता है? जब प्रेमी प्रेमिका आपस में बिछड़ जाते हैं, वियोग हो जाता है उनका, तो उसको वियोग श्रृंगार बोलते हैं। संयोग कब बोलते हैं? जब उनके बीच में मधुर संबंध होते हैं, मिलते हैं, वो आपस में बातें करते हैं। तो दोनों ही रूपों का वर्णन हमें बिहारी की कविता में देखने को मिलता है। और हम इन सभी से पाते हैं, इस सभी वर्णन से पाते हैं कि ये बहुत बड़ी बात को बहुत ही कम शब्दों में बोल देते हैं। इन्हीं को, इसीलिए इनको गागर में सागर भरने वाला कवि कहा गया है। फिर आगे बिहारी की कविता में भक्ति, नीति और लोक। तो वैसे तो बिहारी जी श्रृंगार वर्णन के लिए ही प्रसिद्ध हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने भक्ति भी की है, यानी भक्ति के जो साहित्य है वो भी इनके काव्य में देखने को मिलता है। नीति का साहित्य भी, और लोक का मतलब जो साधारण जनजीवन है, साधारण व्यक्ति का जो जीवन है वो भी, उसकी भी अभिव्यक्ति इनके काव्य में देखने को मिलती है। तो क्या कहेंगे इस तरह से कि जो बिहारी जी हैं वो इनकी बहुज्ञता मतलब बहुत सारा ज्ञान है इनमें, बहुत सारे सब्जेक्टों का ज्ञान है, बहुत सारे विषय जो है ये जानते हैं, ज्ञाता हैं, उसके बहुत सारे विषयों के ज्ञाता हैं। तो बिहारी की जो बहुज्ञता है और गागर में सागर भरने वाली जो प्रवृत्ति है, उसके कारण ये साहित्य में अमिट स्थान रखते हैं। क्या स्थान रखते हैं? अमिट स्थान रखते हैं। अब ये क्या है? देखो कोई भी जो कवि होता है ना,
वो प्रासंगिक कैसे है, यानी कि रेलिवेंसी क्या है उसकी, आज के युग में वो क्या इम्पोर्टेंस रखता है। तो देखिए बिहारी की आपको हर एक कवि के बारे में जिसके भी ऊपर क्वेश्चन आएगा ना, ये पॉइंट जरूर लिखना है। इसी को बोलते हैं बेटा प्रासंगिकता, यानी कि आज की डेट में किस तरह से रेलिवेंट है। देखिए प्रासंगिकता इनकी क्या है कि इन्होंने प्रेम वर्णन किया है। इनकी जो भाषा है वह गागर में सागर भरने वाली है, और इन्होंने भक्ति, नीति और साधारण व्यक्ति का भी जिक्र अपने काव्य में किया है। साथ ही प्रकृति का भी इन्होंने वर्णन किया है। जो प्रेम वर्णन मिलता है इनका वह आज भी जो कवि हैं, जो आज के कवि हैं, जो प्रेम वर्णन करते हैं, जिनका जो साहित्य है वो प्रेम परक होता है, आज के कवि भी उनसे जो है इंस्पायर होते हैं। एक तरह से आज के कवि भी उनसे इंस्पायर होते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं, उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। इनके बाद जितना भी प्रेम का साहित्य लिखा गया, श्रृंगार का साहित्य लिखा गया, तो उसमें बिहारी जी का नाम अवश्य ही आया है। और बिहारी जी ने जो वर्णन किया है, जिस तरह से वर्णन किया है, जो शैली अपनाई है, वो बाद के कवियों ने भी अपनाई है। एक तरह से ये एक मार्गदर्शक के रूप में आते हैं, जो आगे आने वाले क्या कहेंगे कि जो आगे आने वाले जो कवि थे जितने भी, उनके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में बने हैं। आधुनिक काल की जब हम बात करेंगे, देखिए आधुनिक काल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो में, पहले की जो वीडियो हैं उनमें देखना कि आधुनिक काल है, जो नया काल है, अभी जो क्या चल रहा है साहित्य में, आधुनिक काल चल रहा है। यानी आज की डेट में जो साहित्य लिखा जाता है वो किस में आएगा, आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल में जो कवि हुए, वियोगी हरि हुए, उन्होंने भी सतसई लिखी है। तो वो सतसई की जो परंपरा है वो कहाँ से चली थी, प्रारंभ कहाँ से हुई थी, वो बिहारी जी से हुई थी। तो ये देखिए एक मार्गदर्शक के रूप में हुए या नहीं, एक प्रेरणा बने या नहीं बने ना। तो इस तरह से आप अपना आंसर ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब हम जल्दी से देख लेते हैं बेटा इनके मेन पॉइंट। देखो काव्य भाषा हर एक की है। काव्य भाषा अभिव्यक्ति कौशल, काव्य भाषा काव्य रूप या अभिव्यक्ति कौशल, एक ही बात है। अभिव्यक्ति कौशल आया था ना रहीम का, अभिव्यक्ति कौशल या शैली क्या है, तो इन शब्दों का एक ही अर्थ होता है। वहाँ पर जहाँ पर ये आए वहाँ आपको लिखना है कि इनकी भाषा में इनकी कैसी भाषा है। सबसे पहले तो इनकी भाषा कैसी है, शब्द योजना कैसी है, वाक्य कैसे हैं, किन किन भाषाओं के शब्द इन्होंने प्रयोग किए हैं, जो गागर में सागर भरा है वो किस तरह से भरा है, उसका कोटेशन दे सकते हो आप, उसका कोटेशन दे सकते हो और उसको अंडरलाइन कर सकते हो। अब आगे से जल्दी देखते हैं इनका जो मेन जो पॉइंट दे रखे हैं आपके स्टडी लर्निंग मटेरियल में, उनको चलते हैं बेटा जल्दी से। ये देखिए ये आपकी प्रस्तावना होगी, अर्थात भूमिका हो गई है। ठीक है, जो मैंने बताया था रीति सिद्ध किसको बोलते हैं, वही यहाँ पर बताया गया है। देखिए ऊपर मैंने जो बताया था रीति बद्ध जो था वो बंधे हुए थे, रीति सिद्ध थे वो। बिहारी जी को क्या बोला जाता है, रीति सिद्ध काव्यधारा का कवि कहा जाता है। रीति सिद्ध अर्थात रीति कविता की वह धारा जिसमें कवि रीति प्रणाली तथा सिद्धांत का अनुगमन न करके, यानी कि उसको फॉलो न करके, अनुगमन होता है फॉलो करना, अनुगमन न करके उसे आत्मसात कर लेता है। दूसरी ओर वह रीति से मुक्त होने का प्रयास भी करता है और नहीं भी करता, निभाना भी चाहता है रीति को और उससे छूटने का भी प्रयास करता है। तो वो कौन से थे, रीति सिद्ध कवि थे। तो बिहारी जी रीति सिद्ध कवि हैं। ऊपर शायद मैंने कन्फ्यूजन हो गया था, वो मैंने इनको रीतिबद्ध बताया था, तो ये आपको याद रखना है, ये रीतिबद्ध नहीं है, ये रीति सिद्ध कवि हैं। रीतिबद्ध के अंतर्गत अन्य कवि आते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे केशव है, चिंतामणि है और अन्य कवि हैं। तो जो ये आपके सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं, तो हम इनको जो है ज़्यादा ना करते हुए हम ये कहेंगे कि ये रीति सिद्ध कवि हैं, काव्यधारा के कवि हैं। ये बेटा देखो यहाँ से आप कर सकते हो कि ये बंधी हुई लीक पर नहीं चले, ये
भक्ति काल के नायक नायिका कृष्ण, राधा और कृष्ण मैंने बताया था। ठीक है, ये देखो इनकी कविता में जो लोक की जो अभिव्यक्ति मिलती है, यानी जन साधारण की, जो इनके राधा और कृष्ण है ना, वो भगवान बन के नहीं आए हैं। क्या बन के आए हैं? सिंपल प्रेमी प्रेमिका। जिस तरह से संसार में होते हैं, जिस तरह से हम जीवन में देखते हैं ना सिंपल प्रेमी प्रेमिका, वैसे ही राधा कृष्ण सिंपल प्रेमी प्रेमिका के रूप में इनके काव्य में बनकर आए हैं, ना कि एक ईश्वर बनकर आए हैं। ठीक है, ये बिहारी की बहुज्ञता बता दिया था मैंने। विरल कवि ठहरते हैं इसी के कारण। ये जीवन परिचय हो गया, पॉज करके पढ़ सकते हो। युगीन परिवेश देखिए, युगीन परिवेश में आएगा कि मैंने बताया था आपको, राजा होते थे और वो अशर्फी देते थे, तो वही साहित्य है यहाँ पर, वही लिखा है। कुछ राजाओं के नाम आप देखेंगे, जो बच्चे हिस्ट्री के हैं वो इनसे रूबरू होंगे। हाँ, तो ये देखो इनके काव्य में ये जो है बार बार, आप चाहे एमए लेवल पर चले जाए, ये आएगा ही आएगा। आएगा मतलब इसको आपकी जानकारी होनी चाहिए कि ये जयपुर नरेश राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे और उनकी जो नव यौवना पत्नी थी उसी के प्रेम में ये राजा पड़े रहते थे। तो उनको चेताते हुए, यानी उनको जगाते हुए इन्होंने ये पंक्तियाँ बोली थी। न ही पराग न ही मधुर मधु, न ही विकास ई काल। अभी तो इसमें पराग भी नहीं है, फूल के माध्यम से इन्होंने अपनी बात कही है। न ही इसमें मधुर रस है और न ही इसका अभी विकास हुआ है। अभी तो ये कली ही है और इस कली ने ही आपको बांध लिया है बंदों, आगे कौन हवाल। जब इस कली ने ही, इस फूल की कली ने ही आपको बांध लिया है, तो आगे क्या होगा जब ये विकसित होगी, जब ये अपने समय पर आएगी, जब ये फूल खिल जाएगा, तो तब क्या होगा। अभी तो ये कली ही है। तो ये राजा को चेताते हुए बिहारी जी ने कुछ पंक्तियाँ कही थी। आगे देखिए, बिहारी सतसई है इनकी रचना का नाम, जैसा कि ऊपर भी हमने देखा। ये मुक्तक परंपरा की है। सतसैया के दोहरों के बारे में क्या कहा जाता है? सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। जो नाविक के तीर जो छोटे लगते हैं देखने में, लेकिन घाव गंभीर करते हैं, यानी कि वैसे तो देखने में छोटे लगते हैं लेकिन उसके माध्यम से बड़ी बड़ी बात कही जाती हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं क्या है। बिहारी सतसई में नायक नायिका भेद है, अलंकार का वर्णन है, श्रृंगार का, सौंदर्य आदि ये वर्णन हमें मिलते हैं। और देखिए ये तुलना यहाँ से है, भक्ति काल में रामचरितमानस की तरह रीति काल में बिहारी सतसई को सराहा है। यहाँ से आप कहाँ से तुलना की गई है? भक्ति काल से। तो ये जब भी आप तुलना की लाइन डालोगे तो इनको अंडरलाइन कर दो। सतसई परंपरा और बिहारी सतसई। देखिए बिहारी सतसई में क्या है, नायक नायिका का हाव भाव, प्रेम, सौंदर्य, श्रृंगार आदि ये वर्णन हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कहत नटत रीजत खिजत। देखिए कहत कौन कह रहा है, यहाँ पर देखो क्या है, नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका दोनों जो है भवन में खड़े हैं। भवन में बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं और जो नायक नायिका हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, वो भी उनके आसपास खड़े हैं, दूर दूर ऐसे बीच में व्यक्ति बैठे हैं इनके। तो अब क्या कहा गया है, इसका वर्णन बिहारी जी ने देखिए 2 लाइनों में क्या कहा है। ये नायक हैं और ये नायिका है। अब नायक कहता है, क्या कहता है नायक? हीरो कहता है नायक, क्या कहता है? नायक कहता है इशारों में उसको आने के लिए, या अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहा है वो। नटत, नटत मतलब मना करना। कौन मना कर रही है? नायिका। रीझत, कौन रीझता है? उसके मना करने पर, नायिका के नाटने पर, नायिका के नटत करने पर, नटत मतलब मना करने पर नायक रीझ जाता है। खीजत,
खींचता कौन है? वो नायक रीझता है और नायिका जो है उसके रीझने पे खींच जाती है, इरिटेट हो जाती है। फिर क्या होता है? मिलत खिलत लजियात, दोनों के नैन मिलते हैं और दोनों को खुशी मिलती है, मुस्कुराते हैं। और इस दौरान जो है नायिका लजियात यानी लज्जा से उसका चेहरा लाल हो जाता है या वह लज्जा फील करती है, वह शर्मा जाती है। अब आगे का देखिए सेंटेंस पूरा करते हुए बिहारी जी कह रहे हैं, भरे भोन में करत हैं नैनन ही सो बात। यह भरे भोन मतलब भरे भोन यानी जो भवन है, जो भवन है वो भरा है। भरा किससे है? वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं और नायक नायिका क्या कर रहे हैं? नैनों ही नैनों में बातें कर रहे हैं। तो देखिए कहता है, नटत नाटती है या मना करती है, फिर रीझता है नायक, फिर वो खींच जाती है, फिर दोनों के नैन मिल जाते हैं इस प्रक्रिया के दौरान और दोनों खुश हो जाते हैं और नायिका जो है शर्मा जाती है। तो यहाँ पर देखिए कितना बड़ा वर्णन किया है। जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे, आप बेटा 2 लाइन भी लिख सकते हो, ये बिल्कुल सिंपल है। तो जब इसको एक्सप्लेन करोगे आप आराम से उसकी 4 से 5 लाइन भर जाएंगी। लेकिन बिहारी जी ने देखिए कुछ ही शब्दों में इसका वर्णन कर दिया है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? गागर में सागर भरने वाला कवि बोला जाता है। कि देखो थोड़ी सी यानी मटकी में ही अपना सागर भर दिया। ठीक है, तो दोनों प्रेमी और प्रेमिका के बीच जो वार्तालाप हो रहा है वह कुछ ही शब्दों में बिहारी जी ने यहाँ दिखाया है। देखिए बिहारी जी की जो परंपरा मैंने बताई थी आधुनिक काल में, ये देखिए, ठीक है, बिहारी जैसी विविधता फिर भी नहीं आ पाई है इनमें। ठीक है, ये बिहारी जी की उत्कृष्टता है। बिहारी की कविता में श्रृंगार, सौंदर्य, प्रेम, देखिए मैंने बताया था श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों का वर्णन किया है। मान, मनुहार, हाव भाव नायिका के, नायिका का सौंदर्य, उनकी अलग अलग अंगों की चेष्टाएं, ये सब जो है बिहारी जी ने वर्णन किया है, जो आज भी प्रेमी प्रेमिका के बीच होती हैं। आगे देखिए, मैंने बताया था राधा और कृष्ण को इन्होंने अपना एक सहारा बनाया है, अपना बात को व्यक्त करने के लिए, श्रृंगार को व्यक्त करने के लिए। देखिए बत रस, बातों के रस के लालच के कारण, बत रस मतलब बात, बातों का रस, लालच, बातों के रस के लालच में आके, बत रस लालच लाल की, लाल कौन है? कृष्ण की। मुरली धरी लुकाए, लुकाया मतलब छुपा ली है गोपियों ने। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे, सोह मतलब वो जो है कसम खा रही है कि नहीं नहीं मैंने नहीं ली। बोहन हंसे, बोहन मतलब उसकी बोह जो है, उसकी आईब्रो जो हैं उनसे वो हंस रही हैं मतलब उनसे लग रहा है कि उसी के पास है। दैन कहे, देने को कह रहे हैं कृष्ण की मुझे दे दो। दैन कहे नटी जाए, नटी जाए मतलब मना कर रही है कि नहीं नहीं मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो इसका जो है द्विअर्थी भी हो सकता है प्रेम के संदर्भ में। आगे चलो, देखिए ये आंगिक चेष्टाओं का ही तो वर्णन है। भोन कहे अंगों का ही तो वर्णन है, तो आंगिक चेष्टाओं का सुंदर वर्णन हुआ है। ये जो हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पर भी अंगों की तो चेष्टाएं हैं। कहता है नायक, कैसे कहता है? अपने अंगों के माध्यम से ही तो कहता होगा, क्योंकि भरा हुआ है भवन, वो मुंह से तो कहता नहीं है। तो ये अंगों की ही तो चेष्टाएं हैं। तो यहाँ पर बिहारी जी ने आंगिक चेष्टाओं का अच्छा वर्णन किया है। यही है। और इसमें देखिए जो इनका जो वियोग वर्णन है ना, इसमें जो है इन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। इसमें देखिए यहाँ पर वर्णन है कि जो नायिका है वो वियोग के कारण, अपने प्रेमी के वियोग के कारण चलती कहीं हैं और पैर कहीं पड़ते हैं, और वो 6 हाथ पीछे चली जाती है और वो हिंडोरे सी डोल रही है। तो यहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण, अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब जब
बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो उसको अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कहते हैं। तो बिहारी के काव्य में हमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। विरह वर्णन में इन्होंने मौलिक उद्भावनाएं की हैं, नया किया है, जिससे इनका उत्कृष्ट बन पड़ा है काव्य। सौंदर्य और प्रेम चित्रण, सौंदर्य जैसे ऊपर हमने देखा कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण का वर्णन किया है। तो यहाँ से आप कोई भी 1-2 कोटेशन याद करके पेपर में लिख सकते हैं। कल्पना शक्ति का समाहार है। ये कल्पना शक्ति तो है, जैसे हमने ऊपर दोहा किया कहत नट तरीजत खिजत, तो ये क्या है, बिहारी जी की कल्पना शक्ति है। साथ ही इन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का भी वर्णन किया है, ये भी अलग से पॉइंट बन सकता है, ये भी बन सकता है। ठीक है, ऊपर जो किए उनको भी आप पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हो। साथ ही इनमें जो है किसान जीवन का भी वर्णन है, पशुपालन संस्कृति यानी उस टाइम की संस्कृति का भी वर्णन है, ये भी अलग से पॉइंट बन सकता है। अब संस्कृति का कैसे वर्णन है यहाँ पर दिखाया गया है, तो यहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है भक्ति नीति और लोक। किस तरह से भक्ति किसकी की है, राधा और कृष्ण की भक्ति की है। जैसे स्टार्टिंग में ही ये सत्सई के प्रारंभ में कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, मेरी भव बाधा हरो, यानी इनको यहाँ पर राधा जी का जो है वर्णन वो देवी के रूप में किया गया है कि मेरी बाधा हर लो। तो यहाँ पर इनका भक्ति की दृष्टि हमें दिखाई देती है। देखिए अगर बिहारी जी से क्वेश्चन आता है, कोई भी आता है, तो मटेरियल आप यही लिखेंगे। श्रृंगार वर्णन आता है तो श्रृंगार को आप 2 भागों में डिवाइड करके बता देंगे। वैसे इनका जो इम्पोर्टेंट है वो श्रृंगार वर्णन ही है। इनका क्या आ सकता है, नंबर 1 श्रृंगार वर्णन आ सकता है, सौंदर्य का वर्णन आ सकता है, वो एक ही बात है दोनों, और बिहारी की बहुज्ञता का वर्णन आ सकता है। ठीक है, या फिर आ सकता है कि बताइए कि बिहारी जी गागर में सागर भरने वाले कवि हैं, इस पर चर्चा कीजिए। तो वहाँ पर भी क्वेश्चन चाहे कोई भी आए, आपका मटेरियल सेम होगा। बहुज्ञता में आप साथ में लाइनें जोड़ दोगे कि श्रृंगार के साथ साथ इन्होंने भक्ति नीति आदि का भी वर्णन अपने काव्य में किया है। बहुज्ञता का मतलब बहुत सारे विषयों का ज्ञान, बहुत सारे विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है। ये आप पढ़ सकते हैं बहुज्ञता के लिए। यहाँ पर अलंकार भी है। नेक्स्ट है आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकते हो। देखिए बिहारी पर ना बेटा आक्षेप लगाया जाता है कि ये जो है नागर संस्कृति के कवि हैं। ठीक है, इन पर जो है एक एलिगेशन लगाया जाता है अन्य कवियों द्वारा कि ये तो भाई नगर संस्कृति का ही वर्णन करते हैं। जबकि तो आपको खंडन कैसे करना है कि बिहारी के काव्य में हम नागर संस्कृति तो देखते ही हैं, मतलब जो शहरी जीवन है वो तो देखते ही हैं कि शहरों में नायक नायिका या शहरों के लोगों का जीवन कैसा होता है। साथ में ही बिहारी के काव्य में हम ग्राम जीवन की भी अभिव्यक्ति देखते हैं, लोक संस्कृति भी देखते हैं। कहाँ देखते हैं, यमुना तट पर नायिका है, स्नान करने गई, अपनी एड़ी घिस रही है, विरह में नायिका बावली हुई जा रही है। तो ये क्या है, ये ग्राम जीवन के भी वर्णन इनके काव्य में है। ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, आप इतना भी लिख सकते हो, मुँह धोती एड़ी घसती, यहाँ पर भी आप ग्राम का वर्णन कर सकते हो कि ये देखिए इनके काव्य में ग्राम वर्णन है। लोक संबंधी ज्ञान में वही आएगा, लोक में जो बातें होती हैं छोटी छोटी उनका वर्णन है यहाँ पे। जैसे पतंगबाजी करना, नट विद्या, आँख मिचौनी खेलना, ये क्या होता है, लोक में होता है ना, ये सब समाज में ही होता है ना, समाज का ही पार्ट है ना। तो यहाँ पर इन्होंने समाज वर्णन किया है। ये बिहारी का क्या है, समाज वर्णन। क्वेश्चन चाहे कोई भी आए, मटेरियल यही रहेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी हेडिंग चेंज हो जाएगी। काव्य भाषा और काव्य रूप देखिए,
इनकी जो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, दोहे जैसे छोटे छंद का प्रयोग किया है। यहाँ पर ये देखिए समाहार शक्ति है इनके काव्य में। समाहार शक्ति मतलब छोटी सी बात, बड़ी सी बात को छोटे से शब्दों में कह देना। वाक वैचित्र यानी विचित्र दिखाई देती हैं। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, कहत नटत रिजत खिजत। वैचित्र, वैचित्र मतलब विचित्रता की भावना, एक सर मतलब उसकी भावना की अरे ये तो बहुत कम शब्दों में इन्होंने बहुत व्यक्त कर दिया, इस तरह की भावना। 4 नंबर हो गया। यहाँ पर आप कोटेशन दे सकते हैं कि इनकी जो भाषा है, इनका जो स्टाइल है, इनकी जो शैली है व्यक्त करने की, उस पर जो है प्रसिद्ध आलोचक हिंदी के रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। चलती होने का क्या मतलब है कि वह लोक से जुड़ी है, समाज के लोगों से जुड़ी है। ठीक है, तो ये इतना कोटेशन आप दे दो, ज़्यादा मत दो, इतना तो याद कर सकते हो। और इनको जो है अंडरलाइन कर देना कि रामचंद्र शुक्ल ने इनके साहित्य के बारे में लिखा है या इनकी भाषा के बारे में लिखा है, ये एक लाइन। नेक्स्ट है काव्य भाषा। बिहारी ने जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। जनपदी या अन्य भाषाओं का भी प्रयोग इनके काव्य में देखने को मिलता है। और ये जो शब्द हैं बुंदेलखंडी, अवधी आदि शब्दों का भी प्रयोग इनके काव्य में देखने को मिलता है। अगली कोटेशन है, कोई भी कोटेशन लिख सकते हो, जो कि राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इनके काव्य भाषा के बारे में दी है कि रीतिकालीन काव्य भाषा का प्रतिनिधि कहा है किसको। यहाँ पे आप ऐड कर दोगे बिहारी जी को रीतिकालीन काव्य भाषा का प्रतिनिधि कवि कहा जा सकता है। ये किसने कही है कोटेशन? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। आगे वही रिपीट हो रहा है, उक्ति वैचित्र, अर्थ गांभीर्य यानी अर्थ की गंभीरता। अर्थ गांभीर्य का मतलब है अर्थ की गंभीरता। बार बार यही एग्जाम्पल आ रहा है बेटा, आप यहाँ से एक लाइन तो याद करके जरूर जाना। ये वाली कल्पना वही आ गया, देखो रिपीट हो रहा है। गागर में सागर बढ़ने वाले कवि कहे जाते हैं। काव्य रूप, काव्य रूप होता है कि इनके काव्य का रूप कैसा, यानी मुक्तक है। हर एक जो दोहा है, हर एक जो छंद है वो अपने आप में मुक्त है। एक कथा नहीं चल रही है, यानी जैसे कहानी में होता है ना, एक के बाद एक घटना आती है, इस तरह से नहीं है, यानी कि चेन उनकी आपस में नहीं है। हर एक घटना अपने आप में मुक्त है। ठीक है, तो इसको मुक्तक काव्य बोलते हैं। मुक्तक काव्य है बिहारी का। अलंकारों का प्रयोग है। यमक, कुछ अलंकार तो ऐसे हैं जो सभी कवियों में मिलेंगे आपको। यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण अलंकार, तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण सब में मिलता है थोड़ा बहुत। तो ये जो कुछ अलंकार है, 5 से 6 अलंकार, ये कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी कवि का, वहाँ पर आप लिख दो कि इनके काव्य में ये देखने को मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, सिंपल है, इसको पढ़ लेना। ये देखिए बिहारी का ये उनका वाचन आ गया। आ सकते हैं बेटा ये इसमें से, बिहारी के में से आ सकते हैं, तुलसी के में आ सकते हैं और कबीर के में आ सकते हैं। ये 3 अगर कर लोगे तो आपका आराम से जो है व्याख्या भाग कवर हो जाएगा। कौन कौन सा? सूरदास, कबीरदास और तुलसी, बिहारी और घनानंद। इनका व्याख्या भाग पढ़ लेना। 3 और 2 5 कवि हैं। इनके व्याख्या भाग जो तुम्हारे स्टडी लर्निंग मटेरियल में दिया है ना, उसको बस रीड आउट करके चले जाना, आपका व्याख्या भाग कवर हो जाएगा। व्याख्या कैसे लिखनी है इसका मैंने एक नोट बना के डाल रखा है अपने चैनल पर, वो देख लेना। देखिए नोट में इसमें क्या लिखेंगे, व्याख्या भाग में सबसे पहले प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में सबसे पहले जो है कवि का नाम कि किसने लिखा है और उनकी रचना का नाम, कवि का नाम आएगा और कवि की रचना का नाम अगर आपने लिख दिया तो यहीं आपके 2 नंबर पक्के हैं। ठीक है, बीच में व्याख्या आ जाएगी
बताओ रचना में, इस रचना में किसके बारे में बात कही गई है। फिर उसके बाद व्याख्या आ जाएगी और फिर विशेष। विशेष में क्या आएगा बेटा कि क्या विषय बताया गया, किस विषय में के बारे में उसमें पद्यांश में या गद्यांश में या जो लाइनें दी गई हैं उनमें बताया गया है। उसकी भाषा कैसी है, भाषा में जो शब्द हैं वो कैसे हैं, कौन कौन सी अन्य भाषा के हैं। मान लो संस्कृत का है तो आप बता दोगे कि संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग है। और क्या लिखोगे, जो मेन बता रही हूँ मैं कि जो सब में आ सकती है कि भाषा जो है चित्रात्मकता है भाषा में। ठीक है, चित्रात्मकता हो जाएगा, सरल है, सरल है, सहज है। ठीक है, अलंकारों का प्रयोग हर एक उसमें मिलेगा आपको। अलंकारों का प्रयोग किया है, अगर छाट सकते हो तो लिख दो कि जैसे उपमा अलंकार का प्रयोग इस लाइन में किया गया है। ठीक है, छंद अगर आप छाट सकते हो तो लिख सकते हो कि ये छंद है, नहीं छाट सकते तो कोई बात नहीं, 5 से 6 पॉइंट आपके ऐसे हो जाएंगे जनरली, जो सारे कवियों में लिख सकते हो। तो आप इनको पढ़ लेना। ये जो व्याख्या भाग है, डिफ़िकल्ट वर्ड भी दिए हुए हैं, बस एक बार रीड आउट कर लेना। लिखना क्या प्रसंग में, कवि, कवि का नाम और क्या व्यक्त किया गया है। ये देखिए बिहारी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेटा। ये देखिए, ये भी कब कहा था आप इसमें बताओगे, जब ये राजा के यहाँ पर गए थे, जिस राजा के पास रहते थे वो राजा अपनी पत्नी, जो नवविवाहिता पत्नी थी जिसकी उम्र कम थी, उनके प्रेम में पड़े रहते थे, तो उनको जगाने के लिए ये दोहा उन्होंने कहा था। और फिर इसको एक्सप्लेन कर दोगे, आगे पढ़ लोगे या पोज करके पढ़ सकते हो। ये देखिए लास्ट में सारांश, सारांश मतलब आपका निष्कर्ष आ जाएगा। निष्कर्ष में पूरा लिख दोगे कि इस तरह से हमने देखा कि ये महत्वपूर्ण कवि हैं, बिहारी सतसई इनकी प्रसिद्ध रचना है, गागर में सागर भरने वाले कवि हैं, दोहा जैसे छोटे छंद का यूज किया है, इन्होंने प्रयोग किया है, मौलिकता है इनके काव्य में, इन्होंने श्रृंगार के साथ साथ भक्ति, नीति। देखो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, जो भी क्वेश्चन आता है ना उस क्वेश्चन का वो दो आप कि इसके साथ साथ इन्होंने अन्य विषयों पर भी लेखनी चलाई है, या ये जो है इनके काव्यों में भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। समाहार शक्ति है। ठीक है, नागर बोध के साथ साथ ये लोक व्यापार के भी कवि हैं। इस तरह से निष्कर्ष करके अपना ख़त्म कर दोगे।